गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में इसके व्यापार तथा वाणिज्य को देखेंगे और साथ में मुद्रा, लिपि तथा बाँट को भी हम लोग देखेंगे। पिछले अध्याय में हम लोग शिल्प कला को देख चुके हैं और शिल्प कला में आने वाले कई पदार्थों या कच्चे माल का उपयोग होता था, जिसमें पत्थर, लकड़ी, धातु होते थे। मिट्टी यद्यपि जलोढ़क मैदान से पाए जाते थे और इसके साक्ष जो हैं व्यापार वाणिज्य के साक्ष के रूप में बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौने प्रतिरूप के रूप में यह संकेत करते हैं कि स्थल मार्ग के द्वारा भी व्यापार होता था और बैलगाड़ी परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। इसके अतिरिक्त उपनदियों के द्वारा भी जल मार्ग से व्यापार होता था और साथ में समुद्री मार्ग से भी व्यापार होते थे। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। हड़प्पा सभ्यता में ही नागेश्वर और बालाकोट नामक स्थल शंख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे ही कई अन्य पुरास्थल थे, जैसे सुदूर अफगानिस्तान में सुरतगोई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीला रंग के पत्थर लाजवर्द मणि का सबसे अच्छे स्रोत का केंद्र था। उसी प्रकार लोथल जो गुजरात में स्थित था, वो कार्नेलियन नामक पत्थर के लिए फेमस था और यह गुजरात के भड़ौच वाले एरिया में था। सेलखड़ी जो मुलायम पत्थर होता था, वह दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात अर्थात दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र से प्राप्त होता था तथा अन्य कई धातु जैसे तांबा राजस्थान के निकट क्षेत्रों से प्राप्त होता था। राजस्थान की ही बात की जाए तो राजस्थान का प्रसिद्ध खेतड़ी क्षेत्र तांबा के लिए फेमस था और आज भी भारत का तांबा का मुख्य स्रोत के रूप में खेतड़ी विश्वविख्यात है। उसी प्रकार सोना के लिए, गोल्ड के लिए दक्षिण भारत का क्षेत्र प्रसिद्ध था। इन क्षेत्रों से सोना तथा तांबे को मंगाकर उससे संबंधित वस्तुएं अथवा आभूषण बनाए जाते थे। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्वविदों ने इसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र की मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से अलग थी और यहाँ तांबे की वस्तुओं का असाधारण संपदा मिला है। खेतड़ी क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का निर्यात करते थे। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए, इसके क्षेत्र की बात की जाए, तो
इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता थी और इसका संपर्क जो है वो मगान, दिलमुन और उरेक जो मेसोपोटामिया सभ्यता में थी, इन क्षेत्रों के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर ओमान से भी लाया जाता था। कुछ तांबे ओमान क्षेत्र से भी लाए जाते थे और ओमानी तांबे हड़पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकेल के अंश मिले हैं। जो ओमानी तांबा है और जो हड़पाई तांबा है उसमें दोनों में निकेल के अंश मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध था। हड़पाई बर्तन के ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी जो ओमानी स्थलों से मिला है। अधिकांश जो हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसमें ऊपर से काली परतदार लेयर चढ़ाया गया था। चित्र में भी देख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध ओमान के साथ भी था। और इसके अतिरिक्त तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत तथा मेसोपोटामिया एक दूसरे के समकालीन थे और दोनों सभ्यता एक साथ ही चल रही थी। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ भी था। मगान जो नाम है वो संभवतः ओमान के लिए ही है। ओमान और मगान दोनों एक ही क्षेत्र था जो तांबे के लिए फेमस था और मेसोपोटामिया के स्थल में भी तांबे में निकेल के अंश मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये तीनों क्षेत्रों में आपस में व्यापारिक संबंध थे। अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़पाई मुहरें, बाटे, पासे और मनके शामिल हैं। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन जो अभी बहरीन द्वीप के नाम से फेमस है, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम था। तो हड़प्पा सभ्यता को उस क्षेत्र में मेलुहा के नाम से जानते थे। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बतलाता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। अर्थात हाजा पक्षी मोर था। यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा में हड़प्पा सभ्यता को नाविकों का देश कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया और उसी में मेलुहा क्षेत्र को नाविकों का देश कहा गया है। इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया के मुहरों में हम जहाज़ों एवं नावों का चित्रांकन पाते हैं। देखिए, नाव का चित्र बना हुआ है। मुहरें तथा मुद्रांकन।
मुहर हम लोग जानते थे कि जो हड़प्पा सभ्यता का वो मुहर है वो नरम नरम पत्थर से बनाया जाता था और मुहरों में मुद्रांकन होते थे, चिन्ह बने होते थे। जब कोई भी सामान को ओमान या मेसोपोटामिया भेजा जाता होगा तो उसमें थैला में भरकर उसे पैक कर फिर मुहर लगा दिया जाता था। और उस मुहर में क्या था कि थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबा दिया जाता था और बाद में मुहर की छाप उसमें पड़ जाती थी। यदि मुहर टूटा हुआ नहीं हो तो उससे स्पष्ट था कि सामान में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया था। यदि हड़प्पा लिपि के बारे में बात करें तो यह चित्रात्मक लिपि के रूप में है। आमतौर पर इसमें जानवर के चित्र देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम पहले के मुहरों में देख चुके हैं, जो अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताते हैं। यद्यपि कुछ चिन्ह भी मिले हैं। हड़प्पा लिपि में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यद्यपि कुछ लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया है। यदि स्पष्ट रूप से देखा जाए तो इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो लिखने वाला होता था वो दाईं ओर से लिखना आरंभ करता था और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ जाता था। जिन बर्तनों पर या जिन वस्तुओं पर लिखावट मिली है वे मुहरें तांबे के औजार, मर्तबान के अम्मट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट पर इसके लिपि का अंकन मिलता है। यदि बाट की बात की जाए, बाट मतलब होता है तौलने वाला, जो बाट हम लोग कहते हैं वो मतलब बटखरा। विनिमय के साधन में बाट का एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट जो हड़प्पा कालीन बाट थे वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। हम लोग मुहर देखे कि वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बना होता था, लेकिन बाट जो है वो चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। चट नामक पत्थर से बनाया जाता था बाट। और बाट का आकार जो होता था वो घनाकार होता था। घनाकार मतलब तीनों ओर से बराबर, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई सारा क्या था कि बराबर। घनाकार मतलब क्यूब। इन बाटों को मानदंड द्विआधारी था, मतलब जस्ट डबल, 1 2 तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ऐसे कर करके यह 12,800 तक पहुंचता था। जबकि इसके ऊपर का जो मानदंड होता था वह दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। छोटे बाट का प्रयोग संभवतः आभूषण या जेवर या मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। मनकों मतलब मूंगा मोती वाला आभूषण को तौलने के लिए किया जाता था। थैंक यू।